व्हाट्सएप पे भेजा है, देख लीजिए सब। ओके ओके ठीक है, चलो फिर गेट का स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ क्या डाउट है, कौन सा? ग्रुप में भेजा है तो एक ही दिख रहा है मुझे अभी। सर भेज रहे सर, एक सेकंड सर, यार आप बताइए सर। सो 12th क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x1 x2 xn बी द IID रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल विथ मीन 9। तो एक्सपोनेंशियल है, मीन 9 है, तो मतलब 1/9 इसका पैरामीटर ले लो। और ये कितना है, x5 है 5, ये 5 सैंपल साइज 5 है तुम्हारा, तो n की वैल्यू 5 है और एक्सपोनेंशियल मीन 9 है ना, तो इसका बता रखा है कि मीन इज 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमें पता है कि मिनिमम होता है सबका, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन होगी 7, गिवन है, वो गिवन का साइन है, गिवन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज मोर देन 4। एक्चुअली देखो यहाँ पे दोनों तरीके से तुम कर सकते हो सॉल्व। एक आपने अगर सुना होगा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, ये एक्सपोनेंशियल है, तो पहले बताओ एक्सपोनेंशियल में ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। ये जैसे 1/9 है, यस सर, 1 माइनस सर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस p की पावर n, ऐसा होता है ना। सो एक्स बाई लैम्डा, तो ये 9 से हो जाएगा, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल 5/9 हो जाएगा, ठीक है। एन लैम्डा होता है जब तुम्हारा x एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है, ध्यान से देखो x1 x2 xn आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा, देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपोनेंशियल इन लैम्डा। लैम्डा वहां रेट है, मीन 1/लैम्डा होगा, तो यहाँ लैम्डा की जगह 1/9 है तुम्हारा, ठीक है, लैम्डा की जगह 1/9 है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। पता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या है? यस सर बताया तो है आपने। हाँ ध्यान से देखो, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 4 + 3 गिवन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 4। तो ये क्या करता है, मेमोरी को भूल जाता है, मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर 4 से ज्यादा है, गिवन है तुम्हें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, तो ये 4 से कितना ज्यादा है, 3 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही आएगी जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 3 होगी, मोर देन इक्वल टू 3 लगा लो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई तुमने बल्ब खरीदा, समझने के समझो, अगर जैसे अभी 10 साल वो बल्ब चल गई, तो आज से अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो जब तुमने खरीदी थी तब से 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी थी। कब? अगर उस बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, तो मतलब वो पीछे की मेमोरी भूल जाती है, वो हमेशा प्रेजेंट से स्टार्ट करती है। तो क्या बोल रहा है, वैल्यू 4 से ज्यादा है, पता है तुम्हें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 7 से ज्यादा होगी, तो उसको भूल जाओ, 4 को हटा दो दोनों में से। तो मतलब क्या, शुरू में 0 से 3 की प्रोबेबिलिटी वही है जो 4 से 7 की है, मतलब ये कहने का मतलब। तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 3 निकालोगे, सॉरी मतलब 3 से ज्यादा होने की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो ये है। अब चेक कर लो ये क्या आएगी, तो ये निकाल, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मुझे समझ नहीं आती सर एक्चुअली। ऑर्डर स्टैट है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो समझ नहीं आता, समझो, कोशिश करो समझने की। ऑर्डर स्टैट्स में क्या है, इसका मतलब है मिनिमम एक रैंडम वेरिएबल है ये, तो कोशिश करो समझने की। क्यों समझ, क्या समझ नहीं आती वो पूछो, जैसे जो भी समझ नहीं आ रहा वो पूछो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो। जैसे यहाँ बोला मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, अब तुम्हें नहीं पता तो पढ़ो जाके बुक में जाके, ये जो मैंने लिखाए हैं वो नोट देखो या बुक वीडियो देखो या कहीं भी, यू सी मेमोरीलेस। सब लिखा है। बिना मेमोरीलेस का भी हो जाएगा ये, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा बिना उससे। अब ये क्या होगा, x1 मोर देन इक्वल टू 3 है, x1 क्या होता है, मिनिमम। अच्छा यहाँ लिख ही दिया मैंने ये, तो एक काम करो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, यहाँ से देख लो, एक्सपोनेंशियल दिस है, तो ये इसका पीडीएफ क्या आएगा, तो ये जो आएगा तुम्हारा 5/9 e माइनस, ये लैम्डा है ना, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x,
तो 5/9x dx और ये हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रेशन कर पाओगे? ये सर इंटीग्रेशन तो कर लेंगे सर, ये नहीं समझ में आया सर आपने जो मिनिमम वाला मतलब ये प्रॉपर्टी लिख दी सर। थ्योरी, चलो बिना थ्योरी उसके यूज करते। देखो अगर मैं वो यूज ना करूं स्टेटमेंट, देखो फिर से तो तुम्हारे, जैसे मतलब आपने वो फॉर्मूला लिखा है ना सीडीएफ पीडीएफ वाले, हाँ सर उससे थोड़ा समझा दीजिए ताकि मतलब बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आए। हाँ बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि जैसे मेरे पास x1, तुम क्लास का वीडियो देखो ना कैसे मैंने प्रूव किया होगा। ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो इसकी जो पीडीएफ है लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स मोर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं फाइंड करूं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एक्स, अभी सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, मिनिमम ऑफ ऑल। तो यहां से हो जाएगा सबका मिनिमम लेस देन एस। अब यहाँ तुम्हें थ्योरम याद रखना पड़ेगा। थ्योरम था कि एन नंबर है उसका मिनिमम एक्स से ज्यादा है, तो सारी वैल्यू एक्स से ज्यादा होगी। तो x1 इज मोर देन एक्स, x2 इज मोर देन एक्स, x3 इज, यही सब तो सीखना है भाई। xn मोर देन x, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास सबका मिनिमम x से ज्यादा है, मिनिमम। सो ऑल विल बी, थ्योरम था कि मिनिमम लेस मोर देन, सॉरी मिनिमम मोर देन x, देन ईच रैंडम वेरिएबल मोर देन x। और आईआईडी है तो एक काम करो, x1 मोर देन x, इस पूरे की पावर ये 9n आ जाएगी। क्यों भाई, एक तो इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये आईआईडी है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका सेम आंसर आएगा, तो पावर n हो गया। अब तुम लैम्बडा में याद करो एक्सपोनेंशियल में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का पीडीएफ ये है, तुम सीडीएफ निकालोगे तो ये आता है 1 माइनस, याद है तुम्हें क्या होता है सीडीएफ इसका एक्सपोनेंशियल सर 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस लैम्बडा एक्स। अब इसी को यूज करो, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x क्या आता है, ये तो लेस देन इक्वल टू x है। सीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, तो x मोर देन x किसके इक्वल आएगा बताओ? सर इसको 1 माइनस करना पड़ेगा फिर। हाँ 1 माइनस कर दो, सही बात है। तो e की पावर माइनस लैम्बडा x आ जाएगी, ठीक है, इसको यूज करो यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू है यही है एक्चुअली, तो यहाँ से आ गई तुम्हारे पास e की पावर माइनस लैम्बडा x, इस पूरे की पावर n, तो ये आ गई e की पावर माइनस n लैम्बडा x। और देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस लैम्बडा की जगह क्या आया, n लैम्बडा आया था। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल n लैम्बडा। तो ये मैंने प्रूफ लिख दिया उस थ्योरम का जो मैं यूज कर रहा था। कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, और ये फॉर्मूला होता ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर माइनस n लैम्बडा x। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स में लैम्बडा की जगह n लैम्बडा आएगा। अब इसको यूज कर लो वहां पे। सर यहाँ पर सर एक चीज बता दीजिए, जो n है वो सर मतलब कितने सैंपल है उसका है कि मतलब जो ऑर्डर जी जी जी, वो n है भाई, वो सेम ही चीज है, जितने रैंडम सैंपल है वही n है। n इज सैंपल क्या है, तो यहाँ देखो n मैंने क्या लिया, 5 क्यों लिया है भाई, तो यहाँ भी तो n लैम्बडा ही लिख रहा है तुम्हारा। लैम्बडा यहाँ पे मीन 9 है, लैम्बडा तुम्हारा 1/9 है, यहाँ पे मीन 1 लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा तुम्हारा 1/9 है, तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा था, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा n लैम्बडा हुआ। तो n क्या है 5, लैम्बडा क्या है 1/9, तो क्या हो गया n लैम्बडा लिख लो 5/9, ठीक है। तो हो गया। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से, अब ये फर्स्ट ऑर्डर का पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन पीछे मैंने प्रूव किया है, तो ये एक्सपोनेंशियल 5/9 है। एक्सपोनेंशियल 5/9 का पीडीएफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का पीडीएफ है लैम्बडा e की पावर लैम्बडा x, ये है ना पीडीएफ। यस सर, कि लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x, ये पीडीएफ है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सपोनेंशियल 5/9 है, तो इसका पीडीएफ होगा 5/9 e की पावर माइनस 5/9x, लैम्बडा की जगह रख दिया 5/9। अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ मैंने मेमोरीलेस प्रॉपर्टी यूज की है, नहीं यूज करो तब भी कंडीशनल प्रॉपर्टी यूज कर लो, तब भी हो जाएगा काम। तुम कंडीशनल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, उससे भी आंसर यही, उससे भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट बताओ। हाँ तो इसमें कुछ हिंट दे दीजिए सर, क्या x2 मतलब जो है y स्क्वायर बन जाएगा क्या, ऐसा कुछ?
का इसको 1 मिनट का वेट तुम्हारा साथ ये दोनों नॉर्मल 0 को किसमें किसमें इसी के जस्ट बाद वाले में सर इसी के जस्ट बाद वाले में इस क्वेश्चन के जस्ट बाद वाले में हाँ जो ग्रुप पे भेजा है। अच्छा ग्रुप पे तुमने भेजा है 1 मिनट तो हाँ इसमें क्या पूछना है? तो सर हिंट दे दीजिए तो मतलब क्या इसमें chi स्क्वायर बनेगा क्या chi स्क्वायर 1 प्लस chi स्क्वायर 1 फिर मतलब नहीं नहीं ये x1 x2 प्लस x3 x4 ये थ्योरम है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये होता है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको mgf से प्रूव कर सकते हो तुम। तो ये थ्योरम है कि लाइक लिख लो ये तुम नॉर्मल गूगल करोगे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें विकिपीडिया में बहुत सारे पेज खुल के आए उसमें देखना ये भी प्रॉपर्टी वहां पे भी होगा। बुक में भी ऐसे देने लिखते हैं। ठीक है सर बुक में मेरे पास लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है सर। हाँ तो ये देख लो ये थ्योरम बता रहा हूँ मैं कि ये थ्योरम ये है कि x1 x2 x3 x4 इफ दे आर IID नॉर्मल 0 1 देन y बराबर x1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x4 इवन माइनस भी है तब भी ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ये ठीक है। तो ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन देख लो स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे जो इसने दे रखा है ना ये कोवेरिएंस y y होगा इसने v y लिख दिया गलती से y y होगा है ना। तो ये कहना चाह रहा वेरिएंस ऑफ y तो वो देख लो अब लाप्लास का स्टैंडर्ड लाप्लास में म्यू 0 होता है और v 1 होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ही आंसर आ जाएगा आई थिंक पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा एक तो और वेरिएंस इसका क्या आता है 2b क्या होता है 2b स्क्वायर आई थिंक 2 आता है ना। ठीक है उससे देख लाप्लास देख लो तुम। हाँ नेक्स्ट तुम्हारा इसमें क्या डाउट है? अच्छा 1 मिनट जी 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 ये इसमें ये सर इसमें पहला वाला दिया है नॉट ट्रू सर जैसे स्पैन ऑफ S1 अगर S1 इज सबसेट ऑफ S2 तो स्पैन ऑफ S1 इज लेस देन और इक्वल टू S2 स्पैन ऑफ S2 वो यूज करके ये वाला ट्रू हो जाएगा ना ये वाला L क्या है L इज द अच्छा L को स्पैन की जगह L नोटेशन यूज किया है ना। ओके एक मिनट U सबसेट है Rn का LU इज द स्पैन ऑफ U फॉर एनी टू सबसेट T एंड S व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है तो T प्रॉपर सबसेट है S का तो स्पैन ऑफ T विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S। अच्छा तो ये प्रॉपर की गारंटी नहीं है ना। हमने ये देखा था देखो हमने क्या लिखा था कि S is subset of T then span of S is a subset of span of T so may be equal। और इसमें इक्वलिटी है हाँ may be equal जो थ्योरम उसमें may be equal हो सकता है ना लेकिन ये प्रॉपर कह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दो ऐसा सबसेट है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको देखिए इसका एग्जांपल जो आप कह रहे हैं ना मान लीजिए V मेरा R स्क्वायर है ठीक और मैं अगर S सेट लेता हूँ S मेरा सेट है 1 0 0 1 फाइन एंड T मेरा सेट है 1 0 0 1। एग्जांपल से अप्रोच करना आसान रहता है तो आप चेक कीजिए क्या S प्रॉपर सबसेट है T का और जबकि स्पैन S और स्पैन T दोनों R स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट है इक्वल भी हो सकता है मतलब क्लियर हुआ कि नहीं आपको समझे ना। दो ऐसा मैंने सेट ढूंढा है सबसेट जिसका स्पैन इक्वल हो गया तो इक्वल भी हो सकता है एक्चुअली। तो ये वहीं पे आपको फंसाना चाह रहा है तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हाँ क्योंकि प्रॉपर बोल दिया प्रॉपर जरूरी नहीं है। और बताइए सही एग्जांपल दिमाग में नहीं आता है कैसे कॉन्ट्रडिक्ट क्योंकि एंट्रेंस में आप प्रूफ करना चाहते हैं। देखो ये प्रूफ वाला अप्रोच एकेडमिक अप्रोच है मतलब जो हम बीएससी एमएससी का जब एग्जाम दे तो वहां लिखना होता है आपको एंट्रेंस में ऐसे ही सोचना है कि कोई स्टेटमेंट गलत दिखाना चाहता हूं मैं तो क्विकली मैं एग्जांपल सोचूंगा जैसे मैंने अभी क्विकली सोचा कि अच्छा ये ऐसा एग्जांपल है तो एग्जांपल से एंट्रेंस में काम करना आसान रहता है टाइम बचता है क्योंकि प्रूफ करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रूफ में और प्रूफ नहीं भी कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रूफ कई बार ना कंस्ट्रक्टिव होता है। किसी ने जो पहली बार थ्योरम दिया उसने अपने तरीके से प्रूव किया हम उसी को समझते हैं क्योंकि हम अपना प्रूफ तो करते नहीं किसी चीज का हम तो उसी को समझते हैं जिसने कर रखा है फर्स्ट टाइम या लोगों ने जो कर रखे हैं वही हम समझते हैं रट्टा मारते हैं प्रूफ को।
लेकिन एग्जाम्पल से हम चीजों को गलत करते हैं। मैं जो गलत करना था इसको एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से। और ये बी वाला ऑप्शन हाँ, span of S is equal to span of S। थ्योरम होते हैं। हाँ, तो span of S का क्या मतलब है कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, तो वो थ्योरम ही है, ये भी है ना। डबल स्पैन का मतलब क्या ही है, जैसे मान लीजिए इसका स्पैन लिया आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का स्पैन लेंगे तो कोई नया चीज जनरेट तो करेगा नहीं, वो वही सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इन द सेट, तो सेम ही होगा। तो ये सही है, ये थ्योरम है एक्चुअली। span of S is equal to span of S। और एक सर, सेकंड ये last वाला- बस ये एक साइड ही बता दिया। ये सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जिसका ट्रेस भी जीरो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स अच्छा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वाला? हाँ, तो इसमें आप डायमेंशन ऑफ 7 क्रॉस 7 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ट्रेस जीरो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका ट्रेस जीरो है, एंड सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। सो एक होता है मेन डायगोनल, एक होता है ऑफ डायगोनल, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या सब डायगोनल कई बार। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 7 क्रॉस 7 की एक मैट्रिक्स है, ट्रेस जीरो है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट्स का सम जीरो होगा और इस वाले एलिमेंट का भी सम जीरो होगा, ये है ना। हाँ, ट्रेस का मतलब वही ट्रेस, मतलब सारे डायगोनल के अलावा जितने भी सम है। नहीं, ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है? अच्छा, सम ऑफ द ऑफ होता है। ऑफ डायगोनल, ये ऑफ डायगोनल है, सॉरी ये मेन डायगोनल है, ये ऑफ डायगोनल है। जैसे आप रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल के अलावा जो भी होते हैं वो ऑफ डायगोनल होते हैं ना सर? नहीं, ऑफ डायगोनल क्या होते हैं आपको डेफिनेशन समझना पड़ेगा ऑफ डायगोनल का। ऑफ डायगोनल इज अ सब डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल जो है। अच्छा, सर एक लास्ट वाला बता दीजिए सर, एक्स वाई वाला सर। सर एक्स जो है, एक्स और वाई यूनिफॉर्म है, तो सर एक्सपेक्टेशन एक्स अपॉन वाई। नहीं, इनका क्लियर हुआ कि नहीं डाउट आपका? हाँ जी, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? नेहा, तो देख लो ना, 7 क्रॉस 7 है, सिमेट्रिक है, बस इक्वेशन बना लो, दिख जाएगा आपको। हाँ भाई बताओ, क्या पूछ रहे हो शुभंकर? सर वो सर एक्स और वाई यूनिफॉर्म वाला बता दीजिए सर। सर एक्स और वाई यूनिफॉर्म है, तो सर एक्सपेक्टेशन एक्स अपॉन वाई सर। सर कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनता है क्या एक्स अपॉन वाई का सर, अगर एक्स और वाई यूनिफॉर्म है तो? एक्स और वाई यूनिफॉर्म है तो रेशियो क्या बनाएगा? रेशियो का डायरेक्ट तो सर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, फिर उसके लिए अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं याद है तो मान लो एक्स अपॉन वाई का कुछ यू नाम दे दो, वी को वाई नाम दे दो, फिर जॉइंट निकाल के जैकोबियन मेथड से कर सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट रेशियो का आई थिंक नहीं है ना, क्योंकि रियल नंबर आ सकता है। कोई थ्योरम किसी को याद है तुम लोग में से? रेशियो ऑफ 2 यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका सपोर्ट हो जाएगा दिया हुआ है, क्या? इसमें दिया हुआ है, ये तो देख बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि ये सपोर्ट तो 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो कॉची होता है, वो तो थ्योरम है। यूनिफॉर्म का सर यूनिफॉर्म। हाँ, अगर xy यूनिफॉर्म 0,1 है तो x upon y का पीडीएफ दिया है इसमें। हाँ, स्टैंडर्ड कोई डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 1 है। हाँ, और 1/2u स्क्वायर होगा, वो 1 to infinity है। पीडीएफ क्या आएगा? u अगर x upon y ले लेंगे, x upon y को u लेंगे जी, यू ले ले। u आएगा 1/2 when u lies between 0 to 1 and लेकिन 0 से 1 2u स्क्वायर। ये तो गलत लग रहा है मुझे। 0 से 1 क्यों होगा यू? क्योंकि रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। 1/2u स्क्वायर if u lies between 1 to infinity। अच्छा, एक मिनट। ओ अच्छा, ये कह रहे 1/2u स्क्वायर यू लाई बिटवीन 1 टू, ओके ठीक है, 1 to infinity 1 से इंफिनिटी तक। अच्छा ठीक है, तो ये पीडीएफ है, राइट?
ट्रांसफॉर्मेशन से करके। हाँ मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मतलब ये पीडीएफ है ना, मतलब सीडीएफ नहीं है ना, पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ है। ओके तो ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो ये जैसे बताया इन्होंने कि जैसे ये आएगा u x अपॉन y, x y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये पीडीएफ आएगी u की। सर तो सर एक और चीज बता दीजिए सर, जैसे मतलब x अपॉन y है तो सर इसको एक को u लेना पड़ेगा और v को भी कुछ लेना पड़ेगा क्या, मतलब दोनों दो चाहिए? हाँ दो चाहिए ना, हर बार दो चाहिए। यस हमें जैकोबियन बाद में v को ले लो आप, y ही ले लो v को, और बाद में जैसे आप f u v निकालोगे u v, तो ये मॉड जैकोबियन टाइम f x y x y ये हो गया। अब बाद में फिर क्या करना, आपको u का ही सिर्फ चाहिए, तो आप ये जो आपका ज्वाइंट आया हुआ है u v का, तो उसको आप इंटीग्रेट कर दो v के रेस्पेक्ट में 0 से 1, क्योंकि v तो y ही है आपका। लेकिन जरूरी नहीं 0 से 1, आप चेक करो वो क्या होगा पहले कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। सपोर्ट के हिसाब से। हाँ कि ज्वाइंट है तो रेशियो या u तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, और v आपका पहले से ही है, तो या तुम चाहो तो यहाँ x ले लो, x अगर लोगे तो उसके लिए फिर x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या, क्योंकि y तो 0 से 1 में है, तो 1 बाई वाई जो आपका है वो 1 से इन्फिनिटी में हो जाएगी, एंड x 0 से 1 में है तो x बाई वाई x से इन्फिनिटी में हो जाएगी। तो यहाँ से ये आ जाएगा u इज मोर देन v लेस देन इन्फिनिटी, तो v को अगर x ले लिया ना तो ये रिलेशन आ जाएगी ज्वाइंट में। अगर v को आपने x लिया मान लो तो x अपॉन y है ना, तो उस केस में u v में ये रिलेशन आ जाएगी। तो यहाँ जब आप इंटीग्रेट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो v की लिमिट हो जाएगी 0 से u, क्योंकि v आपने क्या लिया है, x लिया ना, तो 0 से u हो जाएगी। हाँ अच्छा सॉरी, तुम्हें u का चाहिए, v का चाहिए, u का चाहिए ना, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। v क्या है तुम्हारा, ठीक है v का लिमिट क्या है 0 से u, हाँ ठीक है, और u आपका 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो आंसर आएगा इस तरह से, तो ब्रेक करना पड़ेगा, दो पार्ट में देखना, आगे आपको जरूरत पड़ेगी ब्रेक करने की, क्योंकि अच्छा ये जो मैंने लिखा है ये y 0 से 1 में है, और तो रेशियो क्या हो सकता है, 1 बाई वाई क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी ना, रेशियो तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ x अपॉन वाई 0 से इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ मैंने ये बोल दिया है कि 1 से इन्फिनिटी ले लिया, क्योंकि x हमारा लेकिन x से इन्फिनिटी है, ठीक है ना, x 0 भी तो हो सकता है। हाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें ग्राफ के हिसाब से देखना पड़ेगा ज्वाइंट का, तुम ट्राई करो इससे समझने, तो फिर बताना मुझे ये। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ ट्राई करके देखो इस तरीके ज्वाइंट से, ठीक है। और किसी का डाउट रह गया कुछ, चले फिर गेट का बैच स्टार्ट करते हैं, अभी मैं लिंक भेज देता हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।